हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। ओशो जिस ध्यान और समाधि की बात कर रहे हैं उसका पुराने संन्यास या हिमालय की गुफाओं से कोई नाता नहीं है। ओशो बुद्ध के साथ जोरबा को जोड़ते हैं तब उसमें कबीरा खड़ा बाजार में की गुंज सुनाई पड़ती है। यह स्वार्थी और भोगी जोरबा नहीं है और ना ही पलायनवादी भगोड़ों के धर्म की इसमें कोई बात है। ओशो का उद्देश्य भी सामाजिक और राजनीतिक उत्कर्षी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। यह व्यक्ति को भीतर से सही अर्थ में शिक्षित करने के बारे में है, जिसका प्रकाश समूह में फैलेगा। ओशो ध्यान का उद्देश्य जन जागरण है, लेकिन उनके आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। ध्यान आंदोलन एक शांत क्रांति है और प्रतिभावान लोगों का शासन इसका आदर्श है। शिक्षा में क्रांति, नया मनुष्य और नए समाज की रचना, भारत के जलते प्रश्न और देख कबीरा रोया आदि प्रवचन श्रृंखलाओं में ओशो ने जो बातें कही हैं वे उनके मिशन ध्यान से भिन्न नहीं है। सच्चे ओशो प्रेमी और ध्यानियों की राजनीतिक सोच से आप उनको पहचान सकते हैं। आइए समझते हैं ओशो के ध्यानस्थ मानस से निकले उनके राजनीतिक विचारों को उन्हीं के शब्दों में। यह ओशो की कुछ अंग्रेजी किताबों में से चुने हुए उनके राजनीतिक विचारों का संकलन है, जिसका अनुवाद मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में यह संपादन गुरु भाई स्वामी जीवन विस्मय के लिए स्वामी बोधि जावेद जी द्वारा किया गया है। गणतंत्र नहीं लेकिन गुणवानों का शासन अर्थात मेरिटोक्रेसी ओशो के राजनीतिक प्रस्ताव है, समस्त मनुष्य जाति के लिए उनके संदेश के रूप में। पहली बात है, ओशो कहते हैं लोकतंत्र सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। यह तानाशाही शासन से बेहतर है, यह राजतंत्रों से बेहतर है, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल रूप से मतलब लोगों द्वारा लोगों के लिए बनी लोगों की सरकार है। लेकिन लोग मंद बुद्धि है, तो आइए हम कहें मंद बुद्धियों द्वारा मंद बुद्धियों के लिए मंद बुद्धियों की सरकार। लोकतंत्र वह उच्चतम संभावना नहीं हो सकती जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यह सरकार के अन्य रूपों की तुलना में अच्छी है जो इससे पहले आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो इसे सफल बना सके। मैं इसे अयोग्यता तंत्र कहता हूँ। मैं योग्यता वाले लोगों की सरकार चाहता हूँ, और योग्यता एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। आज जैसी स्थिति है कि उसमें दुनिया की सभी प्रतिभाएं सरकारों से बाहर है। यह हास्यास्पद है। सरकार में उन प्रतिभाओं की आवश्यकता है क्योंकि वे मानवता को सर्वोत्तम दुनिया दे सकते हैं, लेकिन वे मंद बुद्धि राजनेताओं के नौकर हैं। अब जो वैज्ञानिक है वे परमाणु हथियार बना रहे हैं, रोनाल्ड रीगन जैसे लोगों की सेवा में है। उसके पास क्या योग्यता है? उसके पास कौन सी बुद्धि है? दुनिया में उसका योगदान क्या है? वे तीसरी श्रेणी की हॉलीवुड काउबॉय फिल्म है, लेकिन वह निर्णय लेगा और प्रतिभाओं का कभी पता नहीं चलेगा। वे लगभग गुमनाम रूप से काम करेंगे। यह अंश ओशो की पुस्तक फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम वार्ता 31 में से लिया गया है। दूसरी बात, ओशो कहते हैं पूरे समाज को धीरे धीरे रचनात्मक लोगों के समुदायों में विभाजित कर दिया जाए। विश्व में राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर खड़ा होना चाहिए और लोग चुन सकते हैं। कोई राजनीतिक दल क्यों होना चाहिए? कोई कारण नहीं है। यदि आपको एक वित्त मंत्री की आवश्यकता है तो आपके पास
अर्थशास्त्र और वित्त के सभी महान विशेषज्ञ इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनमें से किसी को भी इसके लिए चुना जा सकता है। किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हमें दलगत राजनीति से शुद्ध व्यक्तियों की ओर, लोकतंत्र से, तानाशाही से योग्यता तंत्र की ओर बढ़ना चाहिए। योग्यता ही एकमात्र निर्णायक बिंदु होनी चाहिए और हमारे पास महान योग्यता वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्हें किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्हें खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना उससे नीचे है। आज ऐसा है कि राजनेता भीख मांगते हैं वोट के लिए और लोग वोट देते हैं और वे आपसे झूठी बातें करने का वादा करते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए केवल तीसरी श्रेणी के लोग, बहुत ही औसत दर्जे के लोग राजनीतिक दलों का हिस्सा बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ लोग बाहर रह जाते हैं। यह अंश ओशो की पुस्तक सोक्रेटिस पॉइजन अगेन आफ्टर 25th सेंचुरीज वार्ता 11 में से लिया गया है। तीसरी बात है, ओशो कहते हैं, मैं मेरिटोक्रेसी के पक्ष में हूँ, मैं योग्यता तंत्र के पक्ष में हूँ। एक व्यक्ति जो स्वयं अशिक्षित है उसका किसी देश का शिक्षा मंत्री बनना हास्यास्पद है। भारत में 100 से अधिक विश्वविद्यालय, 100 कुलपति, सैकड़ों महान विद्वान और विशेषज्ञ शिक्षाविद हैं। केवल उन्हें ऐसा करना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय में एक पद के लिए खड़े होने की अनुमति दी जाए। यह अंश भी ओशो की पुस्तक सोक्रेटिस पॉइजन अगेन आफ्टर 25th सेंचुरीज वार्ता 8 में से लिया गया। चौथी बात है, ओशो को प्रश्न पूछा जाता है कि मेरिटोक्रेसी या योग्यता तंत्र का विचार व्यवहारिक रूप से कैसे साकार किया जा सकता है। इस पर ओशो कहते हैं, एक बात बिल्कुल निश्चित है, राजनेताओं के दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने विनाशकारी, हिंसक होने का अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है। वे एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां मानवता को या तो राजनेताओं के साथ मरना होगा, वैश्विक आत्महत्या करनी होगी, या राजनेताओं को बाहर फेंकना और मानवता, सभ्यता, संस्कृति और जीवन को बचाना होगा। इनमें से किसी का चयन करना होगा। राजनेता के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है और जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं उनकी मृत्यु करीब आती जा रही है। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने उन हथियारों के उत्पादन में विकास किया जो पूरी दुनिया में मौत को इस हद तक पहुंचा सकते हैं कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। या तो वहाँ एक अंतिम युद्ध होगा जिसका अर्थ है सभी की और हर चीज की मृत्यु, या मानव समाज की पूरी संरचना में पूर्ण परिवर्तन। मैं उस परिवर्तन को योग्यतावाद कह रहा हूं। एक बात हमें यह विचार छोड़ना होगा कि हर आदमी सिर्फ इसलिए कि वह 21 वर्ष का है यह चुनने में सक्षम है कि राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करने के लिए सही व्यक्ति कौन है। उम्र निर्णायक कारक नहीं हो सकती, हमें इसे बदलना होगा। निर्णायक कारक वह योग्यता ही बुनियाद है जो बदलाव लाएंगी। मेरा सुझाव यह है कि केवल वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो कम से कम मैट्रिक पास हो। उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती और जैसे ही मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा यह आसान हो जाएगा। स्थानीय सरकार के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी होगा। मतदाताओं के लिए यह योग्यता होनी चाहिए और किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, कम से कम स्नातक की डिग्री चुनाव में खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, उम्मीदवारों के लिए एक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। मेयर के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए मास्टर डिग्री न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। यह अंश ओशो की किताब फ्रॉम मिजरी टू एनलाइटनमेंट वार्ता 8 में से लिया गया है।
यहाँ इतना ही, शेष दूसरे भाग में अगले वीडियो प्रकरण में। धन्यवाद।